स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं ताकि हमारे किसान और पशुपालक अपनी आय में वृद्धि कर सके, बेहतर तरीके से कृषि और पशुपालन को अपना सके। तो आज के विषय क्या है जिससे जुड़े आपके हम सवाल लेंगे और जिस पर हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी देंगे। आइए डालते हैं नजर आज के विषय पर। आज का हमारा विषय सर्दियों में पशुओं का रखरखाव। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे पशुपालन की नई योजनाएं कौन कौन सी हैं, कैसे हमारे किसान हमारे पशुपालक इसका लाभ ले सकते हैं, और अगर किसी भी योजना के बारे में जो कि पशुपालन से संबंधित है आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें बेझिझक फ़ोन करें। हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं, नोट कर लीजिए। 1800113060, दूसरा नंबर 1800113061। टोल फ्री है यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो फिर सोचना क्या है, फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं। हमारे दोनों ही विषय से जुड़े जो भी कोई आपके मन में सवाल है, कोई समस्या है, कोई आशंका है, तो आप बेझिझक अपने सवालों के जवाब जानें हमारे एक्सपर्ट से। 2 मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में है हमारे साथ डॉक्टर JPS डबास, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर डबास बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप हमें बताएंगे कि सर्दियों में पशुओं को लेकर किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है, रख रखाव उनका कैसा होना चाहिए, और हमारे दर्शक इससे संबंधित कोई भी सवाल डॉक्टर डबास तक पहुँचा सकते हैं। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर आनंद सेजरा हैं, जो कि अतिरिक्त निदेशक है पशुपालन विभाग जयपुर राजस्थान में। डॉक्टर आनंद स्वागत है आपका कार्यक्रम में हेलो किसान में। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे पशुपालन से संबंधित जो नई योजनाएं हैं या फिर दूसरी योजनाएं हैं जिससे हमारे पशुपालक जुड़ सकते हैं, जिसका लाभ ले सकते हैं। तो उससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो भी उसके मुख्य बिंदु हैं, ये हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारे किसान हमारे पशुपालक अगर कोई सवाल उन तक पहुँचाना चाहते हैं तो भी वो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित रहेंगे अगले 1 घंटे तक। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर डबास से हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसा हमारा पहला विषय है सर्दियों में जो पशु हैं उसका रखरखाव किस तरह से करें और पशुपालक कौन सी सावधानियां बरतें। डॉक्टर डबास देख रहे हैं हम, हालांकि हर सप्ताह इस विषय को हम किसी न किसी तरीके से अपने कार्यक्रम में शामिल करते ही हैं कि क्योंकि मौसम लगातार ठंडा हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जनवरी कल दूसरा सप्ताह चल रहा है और काफ़ी ठंडक हम महसूस कर रहे हैं। कई क्षेत्र हैं जहां कोहरा भी है और इस बीच हमने देखा ओलावृष्टि भी हुई है, शीतलहर चल रही है। ऐसे में पशुओं के लिए बहुत समस्या हो जाती है अगर उनका रखरखाव ठीक से ना करा जाए, और कई तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं और ठंड की वजह से तो पशुओं की जान तक चली जाती है। ऐसी भी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस बारे में कि जो बढ़ती हुई ठंड है इसमें कौन सी खास बातें रहती हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है और काफ़ी सर्दी बढ़ चुकी है। और जब सर्दी बढ़ जाती है तो हमें पशुओं को तापमान से तो बचाना ही बचाना है, जिससे कि उनको सर्दी ना लगे। साथ साथ में पशु को सही खाना मिलना चाहिए, सही टाइम पे पानी मिलना चाहिए, पर्याप्त मात्रा मिलना चाहिए। और जहाँ पे हम पशु रखते हैं वहाँ पे भी हवा का आवागमन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हवा को रोक देते हैं तो भी पशुओं को दिक्कत हो सकती है। और एक बात है, हमें दोनों पशुओं का अलग अलग ध्यान रखना है। एक तो हमारे बड़े पशु हैं, एक छोटे जो कट्टे कटियाँ हैं या बछड़े बछड़ियाँ हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर इस समय उनका हम सही ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके अंदर मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाती है। सर्दी के कारण भी बढ़ जाती है, साथ साथ में कई बार पेट के कीड़ों की वजह से भी दिक्कत होती है, और कई बार जो बाह्य परजीवी हैं उनसे भी काफ़ी परेशानी होती है। तो हमें इस मौसम में एक तो पशु का खान पान सही होना चाहिए, उसको सही पौष्टिक चारा मिले, पौष्टिक दाना मिले, सही टाइम पे मिले, और साथ साथ में पर्याप्त मात्रा में ताज़ा पानी पशु को मिलना चाहिए। बिल्कुल ठंडा पानी ना हो, कोशिश करें जितना ताज़ा पानी दे उतना अच्छी बात है। अगर हल्का गर्म पानी हो तो और अच्छी बात है। और पशुओं को सुबह सर्दी में जल्दी बाहर ना निकालें। अक्सर किसानों की कोशिश होती है कि जल्दी बाहर निकाल देते हैं, और अगर बाहर निकाल भी रहे हैं तो पशु के ऊपर कोई हमारा पुराना जो आपका कंबल है या कोई और चीज है उससे उसको मोटी बोरियां भी इस्तेमाल बोरी वगैरह है उनको ढक के निकालें, जिससे उनको एकदम से सर्दी का एक्सपोजर ना हो। और छोटे जो बच्चे हैं उनको तो तभी निकालें जब धूप निकल जाए। जी, और एक जहाँ पे उनको पशुशाला में रख रहे हैं उसकी सफाई का ध्यान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सफाई में कोई कमी रहेगी तो कोई भी बीमारी होने की संभावना रहती है। तो वहाँ पे या तो सूखा बिछावने रखें, या आप कई लोग गद्दे का प्रयोग करते हैं, और समय समय पे उनका जो गोबर या पेशाब है उसको बिल्कुल हटाते रहें। और कई जगह पे तो हमने देखा कि किसान पुआल का भी इस्तेमाल करते हैं। पुआल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी गर्माहट के लिए काफी उपयोगी रहता है, काफी जरूरी होता है। और जिस मकान में रखा गया है उसमें ताजा हवा है, लेकिन सीधी हवा ना आए। जी, हवा का आवागमन जरूरी है लेकिन सीधा ना हो,
उसका रोशनदान खुला रहे, बंद ना रहे, जिससे जो सांस से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकले वो बाहर निकल सके और पशुओं को ताजा हवा मिल सके। और सही टाइम पे भोजन मिलना चाहिए, सही टाइम पे पानी मिलना चाहिए और पानी की कमी ना हो। तो इन बातों का थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पशु स्वस्थ रहें अगर आप चाहते हैं कि पशुपालन में आपको लाभ हो। और जिस तरीके से हम अपने आहार में, अपने साथ ही जो कपड़े हम पहनते हैं उनमें बदलाव करते हैं, घर में भी हम देखते हैं खिड़की दरवाज़ा बंद करके रखते हैं सर्दियों में ताकि ठंडी हवा ना आए, ताकि हम बच सके ठंड से, उसी तरह से पशुओं के साथ भी इन तमाम बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। पशुधन से अच्छा दूध उत्पादन लेकर मुनाफा कमाने के लिए जरूरी है कि हम अपने पशुओं की मौसम के हिसाब से देखभाल करें। अभी सर्दी का मौसम है, यानी इस समय हमें अपने पशुओं की इस तरह देखरेख करनी होगी जिससे उन्हें ठंड ना लगे और पशु बीमार ना हो। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। बस कुछ बातों को करके आप अपने पशुओं को ठंड से बचा सकते हैं। जैसे पशुशाला के दरवाजों और खिड़कियों पर बोरी या टाट बांधकर हवा को आने से रोकें। दिन में पशुओं को कुछ देर के लिए धूप में जरूर बांधें। धूप से उन्हें जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं जो उनकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। दोपहर से पहले ताजे पानी में पशुओं को नहलाएं। वहीं कमजोर पशुओं को नहलाने की बजाय सूखे कपड़े और पुआल से रगड़कर उनके शरीर की सफाई करें। सर्दी में पशुओं के खान पान पर भी ध्यान दें। पशुओं को कम से कम 25% हरा चारा और 75% अच्छा सूखा चारा खिलाएं। ताजा और साफ पानी पिलाएं। पशु को सप्ताह में 2 बार गुड़ जरूर खिलाएं। साथ ही बिनौला, खल और खनिज मिश्रण दें। पशुओं को रात का ठंडा पानी नहीं पिलाएं। गुनगुना और ताजा पानी पिलाएं। रात के समय पशुशाला के फर्श पर पराली या भूसा बिछाएं। ऐसा करने से फर्श से सीधी ठंड पशुओं को नहीं लगेगी। पशुशाला का फर्श ढलान वाला होना चाहिए जिससे पशुओं का मूत्र बहकर निकल जाए और बिछावन सूखा बना रहे। नवजात बच्चों और बीमार पशुओं को रात के समय किसी बोरे या तिरपाल से ढक दें और सुबह धूप निकलने पर हटा दें। इन छोटे छोटे कामों को करके आप अपने पशुओं को सर्दी से बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बातें सुनने में लगती हैं कि छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। यानी आप पशु को बिल्कुल बीमार होने से बचा सकते हैं और कई बार अगर बीमारी बढ़ जाती है, घातक हो जाती है, तो हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को बड़े आर्थिक नुकसान होने की आशंका रहती है। इसीलिए इन बातों को आप छोटा ना समझकर महत्वपूर्ण समझें और ज़रूर अपने पशुओं का रख रखाव सर्दियों के मौसम में बेहतर तरीके से करें, अच्छे ढंग से करें। आनंद जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे हम योजनाओं की बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि जो आज के समय में सोचा जा रहा है कि किसानों की आय बढ़े, और ये जो हम पारंपरिक जो तरीके अपनाते आ रहे हैं उसमें संभव नहीं है। किसान को थोड़ा और बढ़कर आगे चलकर सोचना पड़ेगा कि और कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं जिससे वो आय अर्जित कर सकता है। और इसमें पशुपालन तो टेस्टेड है, मतलब पशुपालन किस तरीके से किसानों के लिए विपरीत स्थितियों में भी एक आय का साधन बना रहता है, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और सरकार इस बात को समझते हुए तरह तरह की योजनाएं भी ला रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पशुपालक भाइयों को, मैं पशुपालक भाइयों के लिए कि आप नस्ल सुधार के साथ तो स्वास्थ्य के ऊपर भी विशेष ध्यान रखेंगे। उसके लिए जरूरी है कि अपने पशु को समय पर गाभण कराएंगे और उनको अच्छा खान पान देंगे ताकि बच्चा पैदा हो। और डॉक्टर आनंद, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही हम तक। क्लियर आवाज नहीं आ रही? जी जी, ठीक से नहीं आ रही है आपकी आवाज़, गूंज रही है। क्या आपके वहाँ पर स्पीकर ऑन है आपके लैपटॉप का? जी जी, फिर से एक बार बात करने की हम कोशिश करते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं आनंद जी? हाँ जी, आपको सुनाई जी, अब आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। जी बताइए। तो पशुपालक भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दें और साथ में पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए भी आप विशेष ध्यान देंगे तो आपको पशुपालन से बहुत फायदा होगा। उसके लिए जब भी पशु आपका ताव में आता है, हीट में आता है, तो उसको समय पर गाभण कराएंगे और गाभण कराने के बाद उसको अच्छा खान पान देंगे, मिनरल मिक्सचर और नमक भी समय समय पर देते रहेंगे, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा
और उससे उत्पन्न होने वाला बच्चा भी हेल्दी आएगा और स्वास्थ्य अच्छा तो दूध उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा उससे। तो जब दूध उत्पादन अच्छा होगा और समय समय पर हर साल गाय आपकी बच्चा लेके आएगी तो आपको उससे बहुत फायदा होगा। कि गर्भकाल ऐसा होता है कि हम समय पर उसको गाभिन नहीं कराते हैं तो उससे दो के बीच का अंतर ज्यादा हो जाता है और यदि हम पशु को अच्छा आहार नहीं देते हैं, अच्छा खाना नहीं मिल पाता है तो वो पशु कमजोर रह जाता है और वो जो बछड़ी है जल्दी गाभिन भी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में उसको 3 से 4 साल पहली बार ब्याने में लग जाते हैं गाय को या भैंस को, तो हमें नुकसान होता है। तो ये खास करके विशेष ध्यान देना चाहिए और इसके साथ ही समय पर टीकाकरण सारी बीमारियों का जिसका उपलब्ध है करवाना चाहिए और सफाई पर विशेष ध्यान देंगे और खान पान पर अच्छा ध्यान देंगे तो दूध उत्पादन बहुत अच्छा होगा, पशुपालन बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। तो पशुपालक भाइयों, हमें पशुपालन की हर एक गतिविधियों पर विशेष ध्यान देना है और ध्यान ही देना है, पूरा लगन से काम करेंगे तो पशुपालन बहुत अच्छा आपको लाभदायक रहेगा। जी जी बिल्कुल। तो पशुपालन आपके लिए लाभदायक हो और सभी बातों का आप ध्यान रखें। बदलते मौसम के साथ जैसे ठंड बढ़ रही है तो उस समय कौन सी सावधानी बरतनी है तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कैसे पशुपालन में और लाभ ले सकते हैं और जो इसके नए आयाम हैं उन्हें तलाश सकते हैं, इसके लिए सरकार की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यही हमारा प्रयास भी है आज के कार्यक्रम में। फिलहाल बढ़ते आगे और देखते हैं इससे जुड़ी हमारी अगली रिपोर्ट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन काफी अहम भूमिका निभाते हैं। गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोग पशुपालन से जुड़ें, इसके लिए सरकार काफी सराहनीय काम कर रही है। सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है, जिससे न सिर्फ डेयरी उद्योग को गति मिल रही है बल्कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को स्वरोजगार भी मिल रहा है। सरकार की ओर से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम भी चल रहे हैं। इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2014 में की थी। इस मिशन का मकसद देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। साथ ही इस योजना का मकसद इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। साहिवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अनकुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस योजना का मकसद सभी मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सुअरों को पैर और मुंह के रोग व ब्रोसेलोसिस के बचाव के लिए उन्हें FMD का टीका देना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन अवसंरचना विकास निधि बनाया है। इसके जरिए डेयरी प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, मांस के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, पशुओं के लिए चारा उत्पादन संयंत्र बनाने के लिए निवेश करने वाला निजी उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME और FPO सहित MSME को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत चारा संबंधी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस समय पशुपालन से जुड़ी कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिनका फायदा लेकर पशुपालक किसान अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। तो भी आपने पूरी विस्तृत रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बहुत सारी बातें बताई सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे किसान, हमारे पशुपालक अनुदान का लाभ ले सकते हैं, ट्रेनिंग भी उन्हें दी जा रही है और तरह तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिससे सिर्फ दूध ही नहीं, सिर्फ मांस ही नहीं, बल्कि उन्हें अगले स्तर तक पहुंचाकर यानी प्रसंस्करण कर एक अलग तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं वो बाजार तक पहुंचाकर अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं और ज़्यादा उसमें मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर आनंद से। डॉक्टर आनंद, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट देखी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में बताया, आप जैसे पहले बातचीत में बता रहे थे कि किस तरीके से जो हमारे पशु हैं उनका संवर्धन कैसे किया जाए
और उससे कैसे हमारे किसान, हमारे पशुपालक लाभ ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगी बारी बारी से बताएं हमारे जो पशुपालक हैं किस किस तरह की योजनाएं हैं वो जो चल रही हैं और उससे कैसे वो जुड़ सकते हैं। हाँ जी पशुपालक भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल एआई प्रोग्राम चल रहा है, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम जो कि भारत सरकार ने चालू किया है। उसमें प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्था में आपको निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो पहले पशुपालक भाइयों को गर्भाधान के लिए शुल्क देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, अब ये शुल्क खत्म कर दिया गया है और पशुपालक अपनी गाय का या भैंस का कृत्रिम गर्भाधान के लिए अपनी पशु चिकित्सा संस्था नजदीक की जो भी है वहां लेके जाएं और निःशुल्क में कृत्रिम गर्भाधान का लाभ लें। एक बहुत बड़ी ये योजना है। और दूसरा, इसके साथ में प्रत्येक गाय और भैंस को कान में टैग लगवाना भी जरूरी है। इसके लिए पशु भाई हिचकिचाए नहीं, ज्यादातर हमने देखा है कि पशुपालक भैया भाई लगवाते नहीं है टैग, उनके बच्चों को भी टैग लगवाना चाहिए। पशुओं की पहचान है वो, जैसे आधार कार्ड बना है मनुष्यों के लिए, वैसा ही एक आधार की तरह इसकी मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। एक कॉलर है, उनसे हम पहले बात कर लेते हैं, इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक पहले कॉलर हैं आज के कार्यक्रम के। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। और बातचीत को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं बाबू कुर्मी जी आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगी और अन्य दर्शकों से भी कि जब आप हमें कॉल करें, हमसे बात करें, टेलीविज़न को म्यूट कर दें, क्योंकि उसके बिना हम आपको ठीक से स्पष्ट तौर पर सुन नहीं पाते। तो बाबू जी बताइए क्या सवाल है आपका, और टेलीविज़न को मैं आशा करती हूँ आपने म्यूट कर दिया होगा। जी, पहले तो मैम मैं आप सभी लोगों का नमस्कार करना चाहूँगा। नमस्कार जी मैम, मेरा ये सवाल है कि अभी जो शीतलहर चल रही है तो उसमें जो ज्ञावन पशु है उनका आहार कैसा रहना चाहिए, उनका रख रखाव कैसे करें? जी अच्छा सवाल है आपका। डब्बा साहब आप बताना चाहेंगे कि जो गाभिन हैं उन पशुओं में, क्योंकि इस समय ऊर्जा की भी अधिक ज़रूरत होती है, ठंडक है, काफ़ी ठंड हो रही है, और इस समय जो पोषण की मांग भी पशु में अधिक होती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आनंद जी से भी इसका जवाब लूंगी। सर बाबू कुर्मी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम पशु, कोई भी पशुपालन, चाहे गाभिन हो, चाहे दूध देने वाला हो, चाहे हमारी जो बढ़ती बछड़ियाँ हैं या गाय भैंसें हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा कि उनको एक पौष्टिक आहार मिले। पौष्टिक आहार का मतलब ये होता है कि जितना वो दूध दे रही है, दूध के अनुसार हमें अलग से चारा देना है, लेकिन 1 किलो मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं। और जब भी कोई पशु गाभिन होता है तो गाभिन के लिए जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है उसके लिए उसको अतिरिक्त दाना मिलना चाहिए, उसके लिए भी 1 किलो अतिरिक्त दाना दिया जाता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि सर्दी के मौसम में अधिक से अधिक हरा चारा दें, और जितना आप हरा चारा देंगे उतना पशु के लिए सुपाच्य होगा, साथ साथ में जो गर्म पल रहा है उस बच्चे को भी आपका फायदा होगा। और एक जो बात डॉक्टर आनंद ने भी बताई थी कि हमें अपने दाने में मिनरल मिक्सचर का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पशुओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कई सारी परेशानी रहती है। तो लगभग 50 ग्राम जो है आप मिनरल मिक्सचर, एरिया के अनुसार बन रहा है अलग अलग जगह से, तो वो डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पशु को ताज़ा पानी लगातार मिलता रहे, खूब पर्याप्त मात्रा में मिले, ठंडा ना हो, और पशु को खाना इस टाइम पे देना है जिस समय ज़्यादा ठंड ना हो, या तो घर के अंदर दें जहाँ थोड़ा गर्म हो, या जब दिन में धूप से निकल आए तो उस समय दें, क्योंकि पशु जब अच्छी उस अवस्था में होगा तो ज़्यादा अच्छा खाना खाएगा, और पशु ज़्यादा ठंड में है या परेशानी में है तो खाना ठीक से नहीं खाएगा और ठीक से पानी भी नहीं पिएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जो डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया था कि एक वैक्सीनेशन समय समय पे करवाना बहुत जरूरी है। जैसे FMD है, हमारे मुंह और खुर का रोग है, इसके लिए समय टीका लगता है, जनरली फरवरी मार्च के महीने में लगता है। इसी तरह से HS जो गलघोटू एक बीमारी आती है उसके लिए भी टीका लगता है, और ब्रुसेलोसिस वगैरह का भी टीका लगता है। तो समय पे टीका, ये नहीं कि आप अपने पशु चिकित्सक के संपर्क में रहे, खासकर सरकारी के, तो सरकार इन टीकों को फ्री में समय समय पे पशुओं के लगाती रहती है, तो उसका ध्यान रखें। और जब भी आपकी भैंस या गाय गाभिन हो तो आप अच्छी नस्ल के सांड, मतलब उससे वीर्य से ही उसका AI करवाएं, जिससे कि आपकी जो आने वाली नस्ल है वो अच्छी हो। और पशु को ठंड से बचाएं, सीधी ठंड में ना लगे, और उसको जो बिछावन है उसका ध्यान रखें। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो पशु गाभिन वो भी अच्छा रहेगा, और एक पशु को एकदम से ठंड में कभी ना निकालें। जी, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि पशु को तभी ठंड से बाहर निकाल, जब बाहर निकालें तब या तो धूप आ चुकी हो या थोड़ा तापमान बढ़ गया हो। और अगर आपको किसी कारणवश निकालना पड़ रहा है तो आप उसको किसी कंबल वगैरह से या कोई बोरी वगैरह से ढक लें, जिससे कोई सर्दी ना लगे। और अगर कोई बीमार पशु हो जाता है तो उसको अलग कर दें,
सभी जी। पशुओं के साथ उसको ना रखें, क्योंकि बीमार पशु के लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि उसको अलग कर दें, साथ में ना रखें, नहीं तो अन्य पशुओं को बीमारी हो जाती है जी। और आप उसकी ठीक से देखभाल भी नहीं कर पाते जी। हैं। और जितने भी ज्ञाबन गाय या भैंसे हैं या कटिया वो हैं, उनका भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि उनको किसी किस्म का कोई फिजिकल नुकसान दूसरा पशु ना दे। तो आप रख रखाव में इसका भी विशेष ध्यान रखें। जी जी बिल्कुल। एक कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। आइए बात करते हैं। जी नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप बाराबंकी से। मैं जानना चाहता है कि जाड़े का मौसम है, ठंड की घड़ी है, ऐसी दशा में पशुओं को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है जिससे हम उनको बचाएं। दूसरी से वो खान किस प्रकार से जाड़े वाला कौन सा खान रखें जिससे जो है वो स्वस्थ रहे। ठीक है नंद स्वरूप जी, इसी पर ही हम बात करें। आनंद जी, जैसे हमारे दर्शक हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, ये जानना चाहते हैं कि ठंड के मौसम में पशुओं को कौन कौन सी समस्या हो सकती है, किस किस तरह की बीमारी हो सकती है, और वो बीमारियां ना हो इसको लेकर पशुओं के आहार में क्या खास सावधानी बरतें या किन चीज़ों को शामिल करें। पशुपालक भाइयों, मैं बताना चाहूंगा, सर्दी में अक्सर फुट एंड माउथ डिसीज जो मुंह का बीमारी होती है, पशुओं में टीका नहीं लगवाया है तो बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब सर्दी स्टार्ट होती है, दिवाली नवंबर अक्टूबर नवंबर महीने में ही पशुओं में खुरपका मुंह पका का टीका जरूर लगवा लें। 6 महीने के अंतराल पर यह टीका लगवाना अति आवश्यक होता है, जिससे कि खुरपका मुंह पका रोग को हम रोक सकते हैं। साथ में इसके अलावा छोटे पशु होते हैं, उसमें भी भेड़ माता जो बोलते हैं शीप पॉक्स होती है बीमारी। भेड़ बकरियों में ही पीपीआर की बीमारी भी इसी में ही होती है। पीपीआर की बीमारी में भी अपने को टीकाकरण हमें पहले करवाना होता है। भेड़ माता का भी साल में एक बार टीका होता है। और ये तीनों तरह के टीके हैं, फुट एंड माउथ का, भेड़ माता पीपीआर, ये लगवा लेनी चाहिए, सर्दी प्रारंभ होने से पहले लगवा लेनी चाहिए। उसके बाद छोटे पशु जो होते हैं उसमें निमोनिया की शिकायत ज्यादा होती है। निमोनिया में क्या होता है कि पशु सांस लेने में दिक्कत आती है, छाती में जैसे अपने निमोनिया होता है, छाती में बलगम आ जाता है, खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये भी हमें खास करके ध्यान रखना पड़ता है कि पशु ठंड से बीमार ना हो जाए। ठंड में ठंड लग जाती है तो उसको निमोनिया हो जाता है, तेज बुखार हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में उसे ठंडी हवाओं से बचाना चाहिए। विशेष रूप से छोटे पशु जो होते हैं वो गीले स्थान पर बैठे रहते हैं या उसको सूखी जगह नहीं मिल पाती है, तो गीले फर्श पर खुद के पेशाब में ही बैठे रहते हैं, तो वो निमोनिया के शिकार हो जाते हैं। जी तो ये हमें जी बिल्कुल जरूरी है। आपने बताया कि सर्दी से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। एक दर्शक हैं, आइए बात कर लेते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है दीपक जी, बताइए क्या सवाल है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सवाल बताएं। जी मैम नमस्ते। मैं नमस्कार। हम यहाँ के माने जाने किसान हैं। मैं मेरा गौशाला तो है ही, उसके साथ साथ बकरी पालन करना चाहते हैं। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। हाँ तो मैं ये बताइए कि हम उसके लिए क्या सरकार हमको अनुदान दे रही है, क्या स्कीम है, या हम कर सकते हैं कि नहीं है। जी 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 बिल्कुल दीपक जी, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे साथ आनंद जी हैं। दीपक जी ये मिर्ज़ापुर के किसान हैं और अपने आप को खुद बता रहे कि जाने माने किसान हैं, यानी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। तो ये सुनकर बहुत खुशी होती है जब युवाओं के मुंह से हम ऐसी बातें सुनते हैं। आनंद जी क्या बताना चाहेंगे। ये बकरी पालन करना चाहते हैं, गौशाला इनके पास पहले से ही है, बकरी पालन के क्षेत्र में अभी आगे कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं। भाई को मैं बताना चाहूंगा कि बकरी पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। आप गौ पालन करते हैं, साथ में बकरी पालन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको अच्छी नस्ल की बकरियां लानी पड़ेगी। आपके आसपास के क्षेत्र में जहां भी अच्छी बकरियां हैं, आप कुछ बकरियों से स्टार्ट करें एक बार, और उसके साथ में अच्छी नस्ल का बकरा जरूर रखें। जब बकरी पालन आप करने लगेंगे तो आपको इससे अत्यधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि इसमें छोटा से छोटा पशुपालक भी कर सकता है, कम पैसे में कर सकता है, कम जगह में कर सकता है। और चराने के लिए आपके पास जगह है तो उसमें आपको उसको फीडिंग पे भी, मतलब चारा
पर भी बहुत कम खर्चा होता है और आपको दूध और मांस दोनों ही होने की संभावना रहती है, क्योंकि आप बकरा भी बेच सकते हैं, उसका दूध भी बेच सकते हैं। तो ऐसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप नस्ल। चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर डबास, आप बताना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि तो हमने सबसे पहले अच्छी नस्ल की बकरी को देखना है कि जिस जो उसकी नस्ल अच्छी हो, इनकी दूध भी काफ़ी देती हो, साथ साथ में बच्चे भी ज़्यादा पैदा होते हो, जिससे कि उनके पशु को ज़्यादा फायदा हो। दूसरी बात आती है बकरी पालन में, हमेशा बकरी को हमें नमी से बचाना होता है, चाहे बरसात का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, क्योंकि बकरी जो है नमी से थोड़ा उसको ज़्यादा दिक्कत होती है, बीमार होने के चांसेस रहते हैं। और बकरी के खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपको उसको मौसम ठीक है तो आप उसको चराने के लिए ले जा सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्टाल फीडिंग के लिए भी आपको उसका सही से उसको दाना पानी मिलना चाहिए, पानी का सही प्रबंध हो, वो भी एक अच्छी बात है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छी नस्ल का जो बकरा है वो बकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी आपके बच्चे पैदा होंगे उसमें 50% योगदान उस एक बकरे का है। बिल्कुल। अगर उसकी नस्ल अच्छी होगी तो आपके जो आगे जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनकी नस्ल अपने आप सुधर जाएगी, अच्छी रहेगी। लेकिन डॉक्टर डबास, कहा यह भी जाता है कि अन्य पशुओं के मुकाबले की तुलना में बकरियां कम बीमार होती हैं और उनमें उनके रखरखाव में या बकरी पालन में उतना खर्चा भी नहीं आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बकरी पालन में खर्चा भी कम आता है, बीमार भी कम होती हैं। बकरियों में केवल हमें नमी से उसको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमी की वजह से उसमें कई सारी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है तो ऐसे मौसम में भी उनको शुष्क और जगह होती है, अच्छी बात होती है, और सही उसको खाना पाना मिलता है, दाना मिलता है, तो उसकी बढ़वार भी अच्छी होती है और आपको ज़्यादा उससे बच्चे भी मिलते हैं। एक साल में 2 बार ब्याह जाती है तो उससे भी आपको ज़्यादा बच्चे मिलेंगे। तो वो सारे फायदे इस व्यवसाय के साथ में हैं, तो उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों के मौसम में कैसे पशुपालक अपने पशुओं का ध्यान रखें और साथ ही पशुपालन से संबंधित कौन सी सरकार की योजनाएं हैं। तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद, और आपकी कॉल्स का भी इंतजार रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हेलो किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है।
आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों में पशुपालक इन बातों का ध्यान रखें और साथ ही सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। आपके अगर कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, यहाँ से आप नोट करें और हमारा कॉल हमें लगाएं और अपने सवालों के जवाब जाने। देखिए 2 नंबर आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दबास, जैसे कि हम सर्दियों की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि आवास कैसा होना चाहिए, आहार के बारे में भी बताया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे पशुपालक ऐसे हैं जिनके पास मतलब इतने पैसे नहीं होते हैं, इस तरह की व्यवस्था नहीं होती कि हर मौसम के अनुसार उनके आहार या उनके आवास में बदलाव कर सके। तो बनी बनाई जो संरचनाएं हैं उनमें कम लागत में या बिना बहुत अधिक खर्चा किए कैसे हमारे किसान पशुओं को ठंड से बचा सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि हमारे बहुत से पशुपालक जो गरीब हैं और गाँव में हैं, तो उनके पास जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा पक्का बहुत बड़ा मकान हो, लेकिन हमारे पशुपालकों के पास उनको पता है कि हमने जो पशु रखने हैं उनको कैसे गर्म रखना है, किस तरह से हवा से बचाना है। तो वो टाटे जैसे हमारे बाजरा है, ज्वार है या दूसरी चीज़ें उनके टाटा बना लेते हैं। टाटा बनाने के बाद में ऊपर आप प्लास्टिक वगैरह से कवर करके सस्ते में भी उनके रहने की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। और साथ में जो खाने पाने की बात की आपने, तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि हमारे जो पशुपालक हैं तो उनके पास जो एक्स्ट्रा अनाज होता है, जो ग्रेडिंग के पास जो अनाज बच जाता है, वो पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि पशु एक ऐसा धन है जिससे कि किसान को लगातार आय रहती है, तो ऐसे में अगर उनको दाना बाहर भी लेना पड़ता है तो उसको नुकसान नहीं, क्योंकि उनकी लगातार आय बनी रहती है। फसल से तो साल में 2 बार आय मिलती है, लेकिन पशु से तो लगातार आय मिलती रहती है। और पशु से दूध की आय तो है ही है, साथ साथ में जब पशु उनका बिकता है तो भी उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो हमारे पशुपालक इसमें विशेष ध्यान देते हैं कि अब अपने उनका पशुओं का रहन सहन ठीक रखें, उनका खान पान भी ठीक रखें और वो खाने का इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी बिल्कुल, कि ये एक ऐसा मौसम है जिसमें दुधारू पशुओं में एक थनैला रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि जैसे ही दूध निकालते हैं, दूध निकालने के तुरंत बाद में अगर पशु जमीन में बैठ जाता है तो उसके थन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसा टाइम है जिसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक बार अगर थनैला रोग हो गया तो आपका पूरा थन भी जा सकता है और पशु को काफी नुकसान हो सकता है। तो उस रोग से बचाने के लिए आपको क्या है, तो थनों को दूध धोने से पहले, निकालने से पहले जब आपकी गाय या भैंस पहुंचती है तो उसको अच्छे से धोना बहुत जरूरी है और संभव तो गर्म पानी से धोएं। और अगर आपका ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है तो पोटासियम परमैंगनेट से भी थन को धो सकते हैं। उसके बाद दूध निकालने के बाद भी थनों को धोना बहुत जरूरी है और दूध पूरा अच्छी तरह से निकाल लें, दूध उसमें ना रहे। और दूध निकालने के बाद पशु लगभग आधा घंटे तक बैठना नहीं चाहिए। अगर पशु आधा घंटे के अंदर बैठ जाता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पशु को खड़ा रखने के लिए दूध निकालने के तुरंत बाद उसको कुछ दाना वगैरह कोई हरा चारा डाल दें, जिससे कि पशु चारे के खाने के शौक में बैठना भूल जाए और वो बैठता है तो इसके चांसेस होते हैं। तो थनैला रोग से बचाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कभी भी अगर आपको रोग का लगे कि लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत वो अपने पास के जो पशु चिकित्सक है उनसे संपर्क करें, जिससे कि थन को बचाया जा सके और समय रहते हम आवश्यक कार्रवाई कर सकें। तो ये बात ध्यान देने की बहुत जरूरी है। एक बात आती है कि जो हमारी जो भैंसें हैं वो इसी समय हीट में आती हैं, कुछ तो आ चुकी हैं, कुछ है अभी भी हीट में आ सकती हैं। तो उनके गर्मी के लक्षणों को देखना बहुत जरूरी हो। और कई बार वो साइलेंट हीट में होती हैं, यानी कि आपको पता नहीं लगता है। तो उसके लिए जो हमारे पशुपालन को बहुत चौकन्ना रहना चाहिए कि जैसे उनको लगे कि पशु हीट में है तो सही समय पे उसको गर्भित करवाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका ब्यात हर साल आपकी गाय या भैंस ब्याह सके और आपको लगातार ब्यात मिल सके। और जो खास बात आती है वो खासकर कटड़े कटिया और बच्चियों के बारे में आती है, जो दूध पी रहे हैं या अभी जो ब्याई हैं ताजा 1-2 महीने के हैं, तो उनको एक तो सर्दी से बचाना, जो निमोनिया ना हो, जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया था आपको कि उसको ठंडे जो जहाँ भी रख रहे हैं वहाँ पे खूब सारा पुराल या कोई दूसरी चीज बिछा के रखे जिससे वो गिले में ना बैठे, सूखे में रखना है, ठंडी हवा से बचाना है, धूप में उनको निकालना है, ठंडा ताजा पानी मिले, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में उसके में पेट जो अंतःजीव परजीवी हैं और बाह्य परजीवी हैं, उनसे बचाने के लिए, परजीवियों से कैसे बचाएं अपने पशु को, बचाने के लिए आपको दवाई पिलाई जाती है। तो उसको दवाई को जैसे डॉक्टर बताता है, जो उसकी उम्र होती है, जितना वजन होता है उसके आधार पर डॉक्टर बताता है उनको, तो उतनी दवाई उनको अवश्य पिलाएं। और जो बाह्य कीट हैं उनसे बचाने के लिए उसको
नहलाना व साफ रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये उनको काफी नुकसान पहुंचाते जी हैं। कॉलर है एक और जी। समय रहते इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता जी है। बिल्कुल, समय पर ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है, परजीवियों का हमला ना हो पाए आपके पशु पर और पशु बीमार ना पड़े। कॉलर है, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से यशवंजन बोल रहा हूँ। जी यशवंत जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं यशवंजन शिवपुरी से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर देसी नस्ल के जानवर पाए जाते हैं, गाय पाई जाती हैं और वो कम दूध देती हैं, और कम दूध देने के कारण हम ग्रामवासी भाइयों में ये होता है कि गाय कम दूध दे रही है तो हम क्या करें इसको, तो इसको दूध बढ़ाने के लिए हम कौन सी नस्ल से इसको संधारित करें। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि गांव में जो खेती है वो बैलों से ना होकर के अब ट्रैक्टरों से हो गई, जिसके कारण उन बैलों का संरक्षण नहीं हो पा रहा, जिसके कारण तस्करी हो रही है। और ऐसे बछड़ों को हम किस प्रकार संरक्षित करें, इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। जी डॉक्टर आनंद के पास चलते हैं। डॉक्टर आनंद क्या बताना चाहेंगे आप? सर मैं बताना चाहूंगा पशुपालक भाई आपको कि नस्ल सुधार के लिए आपको यदि देसी नस्ल की गाय रखनी है तो आपको कृत्रिम गर्भाधान के से इसको आप अपनी नस्ल को सुधार सकते हैं। उसके लिए आपको नजदीक के पशु चिकित्सालय में, पशु चिकित्सा केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा के लिए जाना चाहिए। और कृत्रिम गर्भाधान के लिए गिर नस्ल, थारपारकर, साहिवाल और राखी, थारपारकर अच्छी नस्लें हैं देसी की, इनको आप अपना सकते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए इनका वीर्य से अपनी गाय को गावण कराएंगे तो आपकी देसी नस्ल भी बनी रहेगी और साथ के साथ आपकी नस्ल सुधार का काम भी हो जाएगा। एक तो नस्ल अच्छी होनी चाहिए, दूसरा खान पान अच्छा होना चाहिए, उसका रख रखाव अच्छा होना चाहिए और साथ के साथ उसको स्वास्थ्य के लिए समय पर कृमिनाशक दवाई पिलाएं। और यदि कभी बीमार होते हैं पशु तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज पशु चिकित्सालय में कराएंगे और टीकाकरण पर विशेष ध्यान देंगे तो आपका पशु निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन देगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको पशु आहार भी अच्छा खिलाएंगे तो पशु का उत्पादन अच्छा मिलेगा, लाभ मिलेगा। दूसरी बात आपने बोली थी कि बछड़ों की समस्या है, तो बछड़ों की समस्या को दूर करने के लिए आप सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग कर सकते हैं। अब ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन पशु चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध होने लगा है, धीरे धीरे इसकी ज्यादा उपयोगिता सिद्ध होती जा रही है क्योंकि इससे आपके जो बछड़े होते थे वो बछड़े होने बंद हो जाएंगे। लगभग 90% इसमें बछड़ियां ही होती हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान की तरह ही ये होता है, लेकिन इसका जो वीर्य आता है उसके अंदर जो स्ट्रॉ आती है हमारे कृत्रिम गर्भाधान के अंदर ही, तो उससे बछड़ियां ही पैदा होती हैं। तो इसको आप यूज करेंगे तो आपके यहाँ बछड़ियां पैदा होंगी और अच्छी नस्ल की बछड़ियां पैदा होंगी तो उससे आपको फायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा वो कार्यक्रम है और इसको आप नजदीक के पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक से संपर्क करके लाभ ले सकते हैं। और यदि आपके पास अभी एक कॉलर है नासिक से हमारे साथ कॉल पर। हेलो 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 जी जी बताइए, सवाल बताएं। यवतमाल से, माफ कीजिएगा जी, बताइए सवाल। हेलो जी सर, मैडम यवतमाल से बोल रहे हैं। सर विदर्भ में हम गाय साहिवाल रखे या गिर रखे? जी साहिवाल या गिर रखे विदर्भ में। जी डॉक्टर आनंद क्या बताना चाहेंगे इस पर? ये आपकी अपनी चॉइस है। वैसे तो गिर नस्ल आपके उस एरिया में बहुत अच्छी है, नासिक के अंदर तो गिर की गौशालाएं भी है, गिर का उपयोग बहुत हो रहा है। तो आप, मेरी सलाह यह है कि यदि संभव हो तो गिर नस्ल के पशु वहां रखेंगे। जी बिल्कुल, तो आप विचार कर सकते हैं जो भी आपके लिए ज़्यादा आसान तरीके से और बेहतर दाम में उपलब्ध हो, आप उस नस्ल का चुनाव कर सकते हैं। और
हमें उम्मीद है कि पशुपालन में ज़रूर आपको ज़्यादा लाभ होगा। और अब मैं डॉक्टर डबाज साहब से समझना चाहूँगी, जैसे कि हम सर्दियों की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमारे छोटे कटरा कटरी हैं या बछड़ा बछड़ियाँ हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भले ही वो उत्पादन देने की स्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम भविष्य के लिए उन्हें तैयार करना चाहते हैं तो उन्हें भी सर्दी से बचाना और उनके पोषण पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इन्हें सर्दियों में किस तरह का खतरा रहता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो हमारे जितने छोटे बछड़े बछड़ी या कटले कटिया हैं, इनको ज़्यादा खतरा रहता है। इनको हमें मौसम से ही बचाना होता है, ये सस्टेनेबल भी ज़्यादा होते हैं। तो इनकी जो देखभाल शुरू के दिन से ही हो जाती है। जैसे गाय या भैंस ब्याती हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में खीस मिलना बहुत जरूरी होता है। जो खीस होता है, पहली बार का जो दूध होता है, वो ब्याने का अगर आधे घंटे के अंदर मिल जाता है तो उस बच्चे के अंदर रोग रोधी क्षमता आ जाती है, यानी कि रोग और कीड़ों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने आमतौर पर देखा है, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोका है, हमने देखा कि आमतौर पर जो पहला दूध होता है उसे बछिया बछड़े को ना दे करके किसान मतलब अपने इस्तेमाल के लिए ज़्यादा उसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस समय बछड़े बछड़िया को दूध मिलना, खीस मिलना बहुत जरूरी है, पहले वाला, और वो भी ब्याने के आधे से 1 घंटे के अंदर मिलना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप उसको गर्म पानी पिला सकते हैं, और जो उसको पशु को मिलना है वो मिलना है उसके बॉडी वेट के आधार पे। अगर हमारा बच्चा लगभग 20 किलो का है तो उसको लगभग 2 किलो चाहिए, और अगर हमारा बच्चा 30 किलो करीब है तो 2-2.5 किलो चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो ये उसको बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है कि उससे न केवल उसका पेट बढ़ता है बल्कि उसके अंदर रोग रोधी क्षमता आती है, और साथ साथ में उसका पेट साफ भी हो जाता है, और बच्चा जो पूरी जिंदगी स्वस्थ बना रहने के चांस रहते हैं। तो इसके लिए इसका विशेष योगदान है, विशेष महत्व है, उसको ध्यान नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आती है, जब हम बच्चा जो दूध पी रहा होता है तो उसको पेट में कीड़े होने की संभावना बनी रहती है, तो उसके लिए समय समय पे उसको कृमिनाशक दवाई देना बहुत जरूरी है। तो ये आप अपने जो पशु चिकित्सक से बात करके वहाँ पे उसको देते रहें। इन्हीं के ब्याने के 1 हफ्ते बाद भी दें, 15 दिन के बाद भी दें, महीने के बाद भी दें, तो जिससे कि उसके अंदर पेट में कीड़े ना हो। और जब आपका बच्चा लगभग 20-25 दिन का हो जाए तो उसको दूध के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा हरा चारा शुरू करवा देना चाहिए, जिससे कि पशु जो है शिफ्ट हो सके, और दूध के अलावा उसको हम दूसरी चीज़ें भी देनी शुरू कर सकते हैं, जिससे वो खाना सीखे और आगे उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। एक छोटे बच्चे को पानी ताज़ा और गर्म पानी मिलना बहुत ज़रूरी है, और उसको नहलाना तभी चाहिए जब अच्छी धूप निकली हो, गर्म में हो। ठंड में उसको ना नहलाएं, और चाहे साफ वैसे बोरी से साफ कर दें या खुरेदे फेदवे से साफ कर दें, लेकिन अगर नहलाना तो उसको गर्म टाइम में नहलाएं, जिससे धूप अच्छी निकली हो तो उसमें नहलाएं, और नहलाने के बाद जब अच्छे से सूख जाए तभी उसको आप धूप से अंदर करें, नहीं तो उसको ना करें। सुबह उसको जल्दी बाहर ना निकालें, सुबह थोड़ा जब तक तापमान ना बढ़ जाए तब तक उसको बाहर ना निकालें, और निकालते हैं तो उसके ऊपर कुछ न कुछ कपड़ा उसको उठाना बहुत जरूरी है, और जिस जगह पर उसको रखा गया है वो जगह शुष्क होना, सूखी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके लिए चाहे आपको बिछावन का इस्तेमाल करना है या कोई भी इस्तेमाल करना है, और जो उसका पेशाब वगैरह है वो ऐसे साफ निकल जाए, जिससे कि वो गीला ना रहे, क्योंकि गीला रहेगा तो बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसको जो दाना है, वो जो अगर पशु जब थोड़ा कटरा कटिया बड़ा हो जाता है तो उसके जो दाना है उसकी मात्रा जो पशु उसका खा रहा है वही उसकी जो माँ खा रही है वो उसको मिलना चाहिए, और वो पौष्टिक होना चाहिए। इसमें हरे चारे की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सूखे चारे को छोटा पशु उसको चबाने में उसको दिक्कत आती है, तो उसका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, जब हमारे नई नस्ल के बच्चे होते हैं उनको हम सींग तलवाते हैं, क्योंकि अगर सींग होते तो बाद में बड़ा होने के बाद में सींग की वजह से आपस में लड़ते हुए नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यह कार्य भी आपको पहले 15 दिन में ही कर लेना चाहिए, इसको देरी से ना करें, बल्कि पहले हफ्ते में करें ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना पशु को ज़्यादा कष्ट होता है, तो उसका भी ध्यान रख सकते हैं। और इसके साथ साथ में आपको दवाई तो देनी है, साथ साथ में दूध की सही मात्रा मिलती रहे उसको, और जैसे दूध से हटाएं तो उसको दूसरा पौष्टिक चारा बराबर में मिलता रहे, जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो स्वस्थ रहेंगे और बीमारी से बच जाएंगे, और सर्दी के मौसम में उनका हम ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी और आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है। छोटा सा ब्रेक। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास
2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक कॉलर है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? जय जी हेलो जी जी राजू जी बताइए सवाल क्या है? जय मैडम जी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जी। जी मेरा सवाल मैडम जी है कि मैं मतलब बकरी के बारे में थोड़ी बकरी के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी। हिमाचल से हैं ये, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी हिमाचल प्रदेश जी डॉक्टर आनंद क्या बताना चाहेंगे? मंडी हिमाचल प्रदेश से हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा बकरी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। और इसके लिए मैंने पहले भी बताया कि आप अच्छी नस्ल की बकरियां रखें और उसमें अच्छे नस्ल का ही बकरा रखें। यहाँ पर राजस्थान की बताऊं तो राजस्थान में सिरोही नस्ल की, या आप जमुनापरी बकरी रख लें, बर्बरी रख लें, इधर आपकी उस एरिया में जो भी अच्छी नस्ल की बकरियां से हैं, ये हिमाचल मंडी से हैं ये। हाँ, तो उसमें आपके मेरे ख्याल से तो बर्बरी की अच्छी रहेगी बकरियां आप रखेंगे तो। और राजस्थान की सिरोही नस्ल की बकरियां भी बहुत अच्छी हैं, ये भी आप ले जाके वहां पाल सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। इसमें दूध भी अच्छा होता है और इसका मांस उत्पादन भी अच्छा होता है, बकरे का वेट अच्छा आता है बच्चे का। तो आप उसमें से कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। लेकिन बकरी पालन में जरूरी यह है कि अच्छी नस्ल का बकरा होना बहुत जरूरी है। और उसमें साथ में ये भी जरूरी है कि आपके पास चराई के लिए यदि जगह है, हिली एरिया है आपके पास, पर्वतीय क्षेत्र है, तो आपके पास ये जरूरी है कि आप अच्छे वृक्ष वाले क्षेत्र में, पहाड़ी एरिया में यदि आप चराने के लिए लेके जाएंगे, अच्छा उसको फीड मिलेगा तो वो दूध उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए उपयोगी रहेगा। तो ये खास करके आप ध्यान देंगे। साथ में
आपके पास मार्केट भी उपलब्ध होना जरूरी है, दूध भी उसका बिक जाए और अच्छे बकरे की कीमत मिल जाए, उस पर भी आप ध्यान देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। एक कॉलर ने बात कर लेते, अयोध्या से हमें फोन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। हेलो हेलो। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। पहले टेलीविजन को आप म्यूट कर दे पहले आप। जी मैडम। हेलो जी बताइए रघुनाथ जी। मैडम हमारा सवाल ये है कि 16 नवंबर 2020 को हमारी एक भैंस बच्चा दी थी, अभी तक हीट में नहीं आई है, उसका उपचार चाहिए, जानकारी करना। डॉक्टर बास क्या बताना चाहेंगे। रघुनाथ पांडे जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने जो पास के पशु चिकित्सक है उसको दिखाना बहुत जरूरी है। मुझे भैंस का हीट में ना आने के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो वो साइलेंट में हीट में हो कि वो हीट में आ रही है लेकिन आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप उसको ठीक से गाभिन नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं आ रही है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसके अंदर किसी खाद खनिज लवण की कमी हो जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरी, कई बार उसके अंदर इन्फेक्शन हो तो भी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले तो पशुपालक से जांच करवा लें और जांच करवाने के बाद अगर पशु बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, तो आप अपने उसके दाना जो देते हैं, जो खाना देते हैं, उसमें कम से कम 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर का प्रयोग अवश्य करें। और खासकर जो सर्दी का मौसम है, जनरली जो भैंसें हीट में आती हैं वो आती हैं अगस्त से लेके जनवरी फरवरी तक आ जाती है। उसके बाद जैसे ही दिन बढ़ जाते हैं या तापमान बढ़ जाता है और दिन की लंबाई बढ़ जाती है और रात छोटी हो जाती है, तो ऐसे समय में मतलब भैंस हीट में कम आती है। तो ये जो सही टाइम चल रहा है जब वो हीट में आ सकती है, तो आप इन चीज़ों अभी पशु चिकित्सक उसको दिखा लें, पौष्टिक आहार दें, साथ साथ में खनिज लवण का चूर्ण का इस्तेमाल करें और जो भी डॉक्टर बताए उसकी सलाह को माने, तो मुझे लगता है कि वो जरूर हीट में आएगी। और ये हीट में ना आने का कारण यही कि उसको सही से दाना या चारा नहीं मिल रहा है और आप ठीक से उसकी जो उसके सिम्टम है उनको भी शायद ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, तो इसकी जांच आप करवा लें। जी बिल्कुल, अब कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम छोर पर हैं हम। डॉक्टर आनंद, आपसे अंत में जानना चाहूँगी, कम समय बचा है और कुछ अगर बातें आपको लगता है कि जो कि अभी चर्चा में शामिल नहीं हो पाई है, उससे जुड़े सवाल नहीं आ पाए, जो आप अभी बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। पशुपालक भाइयों, मैं बताना चाहूंगा कि बाह्य परजीवी के जो रोग होते हैं, इसमें आप दवाई लगाते हैं पशु के शरीर पर, तो हम क्या करते हैं कि पशु का जो बाड़ा होता है, जहां पशु को बांधते हैं, वहीं पर दवाई लगा देते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि ऐसी दवाई लगाने से जो उसके जूं, चीचड़े, लीखें जो भी होती हैं, वो पशु के बाड़े में ही गिर जाती हैं और गिरने के बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद वो वापस पशु के शरीर पर चढ़ जाती है। तो हम फिर दोष देते हैं कि दवाई अच्छी नहीं है, कारगर नहीं है, या उसका वो परिणाम हमें नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होता है। जब भी पशु को बाह्य परजीवी की दवाई शरीर पर लगाते हैं तो घर से दूर ले जाकर पेड़ के नीचे, खंबे के पास कहीं दूर ले जाकर बांधें और उसको दवाई लगाएं, ताकि वो जो चीचड़े जुएं गिरे तो बाहर ही रह जाएं। दूसरी बात, जिस क्षेत्र में उसको बांध के रखते हैं वहां पर भी आप सूखी घास डालकर जला दें और कुछ दवाई छिड़क दें, ताकि वो छोटे छोटे दरारों के अंदर जो उनके चीचड़े, लीखे अंडे होते हैं, उसको हम नष्ट कर सके। इसके अलावा ये 15 से 20 दिन के अंदर पुनः दवाई देनी बहुत जरूरी होती है, पुनः दवाई लगानी जरूरी होती है, क्योंकि जो उसके अंडे होते हैं जो बालों से चिपके रहते हैं उस पर वो दवाई असर नहीं करती है। और ऐसे में हम देखेंगे कि 15 दिन के बाद उनमें से अंडे में से थोड़े थोड़े छोटे लीखे निकल जाती हैं और वो वापस चीचड़े और लीखे वापस शरीर पे हो जाते हैं। उसको रोकने के लिए 15 दिन में या 15 से 20 दिन के अंदर ये दवाई लगा देंगे तो ही हमें सुरक्षा इससे मिल पाएगी। इसके अलावा पशु भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी पशु आहार खिलाएं उसकी गुणवत्ता अच्छी हो और हरा चारा या सूखा चारा जो भी हम खिलाते हैं मिक्स करके खिलाएं और कुट्टी करके खिलाएं। हम पूरे के पूरे पशु के सामने डाल देते हैं, कुट्टी नहीं करते हैं तो उसको खाने में भी दिक्कत होती है और उसका आहार वेस्ट भी बहुत होता है, हमें उससे नुकसान होता है। तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करके कुट्टी करके खिलाएंगे, चाफिंग करके खिलाएंगे तो फायदा रहेगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि अपने पशु का रिकॉर्ड मेंटेन करें, कब हमने उसको गाभण कराया, कब वो ब्याई, उसके बच्चा कब हुआ, डीवर्मिंग कब कराई, ये सब चीजों का छोटा छोटा रिकॉर्ड हमें रखना जरूरी है। मिल्क रिकॉर्डिंग के हिसाब से यदि हम उसका रिकॉर्ड पूरा रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। हमें पता रहेगा कि कब गाय ब्याने वाली है, कब भैंस ब्याने वाली है, या उसको कितने दिन हो गए, हमें ताव में आए क्यों नहीं आई। तो वो सब चीजों का रिकॉर्ड कीपिंग से
उसका रिकॉर्ड संधारण से फायदा मिलता है। तो बहुत शुक्रिया पशुपालक डॉक्टर भाइयों, आनंद, आपको यहाँ पे मुझे रोकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम समय में बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, धन्यवाद। थैंक यू जी। और डॉक्टर नवाज आप भी स्टूडियो में आए, आपने भी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का हेलो किसान, लेकिन अगले अंक का क्या है विषय, आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय है रेशम कीट और मधुमक्खी पालन, और साथ ही गुलाब की खेती पर भी हम कल चर्चा करेंगे। कल इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी हेलो किसान में, और ये हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com, जिस पर आप अपने सवाल, अपने सुझाव या फिर किसी विषय को आप चाहते हैं कार्यक्रम में शामिल करें, आप भेज सकते हैं ईमेल हमें। ये है फेसबुक आईडी, आप हेलो किसान टाइप करें फेसबुक पर और जुड़ जाएं हेलो किसान से, जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उससे पहले आपको हमारा जो हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर है वो भी बता दें, 1800-1130-60। आप इस नंबर पर कॉल करें, ये QR कोड है, इसे आप स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। इसी के साथ ही यहाँ रहेंगे आपसे इजाजत, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या देखिए 24 जनवरी से